परिस्थितियां चीज ही ऐसी होती हैं, इंसान तो इंसान लाइट तक को मुड़ने पर मजबूर कर देती हैं और उस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये पेंसिल भले टूटी हुई लग रही है नहीं। ये रेनबो फॉर्मेशन और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब हो पाता है रिफ्रैक्शन के कारण। और रिफ्रैक्शन में दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। तो आज बात उन्हीं लॉ के बारे में होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और एक मेन चीज स्नेल्स लॉ क्या होता है। उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आज इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक चालू करें, अब तक हमने इस लाइट वाले चैप्टर में, हमारा चैप्टर था लाइट, और इस लाइट वाले में हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हमको दो चीजें देखनी थी, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट आती थी, टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती थी, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट ऐसा था। आता था, आते वाली रे को इंसिडेंट रे, यहां से चला जाता था जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे, और एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे जिसको हम लोग नॉर्मल कहते थे। ये हमारा पॉलिश सरफेस था जिसको हम लोग ने मिरर से पढ़ा था। कई टाइप के मिरर थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ये रिफ्लेक्शन था। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि एक मीडियम है, लाइट आई, आने वाली रे इंसिडेंट रे होगी, यहाँ पे नॉर्मल भी होगा परपेंडिकुलर, यहां से अगर वापस चला जाए, बाउंसिंग बैक हो जाए तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर यहां सीधे ना जाकर थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट हो जाए, जाना ऐसा चाहिए था, थोड़ा सा बेंड कर गया, ये बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट हो जाए तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो टर्म्स हमको पढ़ने थे। हमने इसको अलग अलग केसेस से पढ़ा था, लेंस, मिरर, इन सब से। ये बेंडिंग अगर रेयर से डेंसर जा रही है, ये अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता था इधर की तरफ, जैसे इसको जाना कुछ ऐसा चाहिए था। अगर इधर कहीं बेंड हो जाए तो ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, तो ये हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। और यही बेंडिंग कुछ ऐसी हो जाए तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है और नॉर्मल कुछ इधर है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो तरह के बेंडिंग हमने देखी थी रिफ्रैक्शन में। इसी रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन क्या था, तो नॉर्मल कोई इंसिडेंट रे आ रही थी, मीडियम चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे ऊपर क्या है, एयर है और नीचे वाटर है, एयर से वाटर में आया तो ऑप्टिकल डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये लाइट सीधे ना जाकर बेंड कर गई। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। मीडियम चेंज हो रहा और मीडियम के चेंज को होने से बेंडिंग हो रही है, इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और ये रिफ्रैक्शन होता है तो दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं। जैसे आपने दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा है यहाँ पे, वैसे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन में ये क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ देखे थे। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों हमेशा और हमेशा सेम प्लेन में लाई करते थे, सेम प्लेन में लाई करते हैं, याद है ऐसा कुछ होता था। ठीक, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेम प्लेन करने का मतलब ये वाला प्लेन। ठीक, इस बारे में हम लोग ने बात की थी। ठीक, ऐसे दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएंगे। दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम टू सेम जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसे रिफ्रैक्शन में है। इंसिडेंट रे, आने वाली रे, इंसिडेंट रे, आने वाली रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे। क्या था हमारे पास, ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई वाला प्लेन है। ये सरफेस किस प्लेन में है, ये सरफेस हमारा एक्स और जेड प्लेन में है। इसके बारे में हम लोग ने बात की थी अपने रिफ्लेक्शन में भी। ये तो सेम टू सेम है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा टिपिकल है।
इसी की बात करनी है आज हमें। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, देखेंगे आगे क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहा है ये, किसी फिक्स पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, पेयर मतलब दो चीजें होंगी यहाँ पे, एक नहीं होगा दो होगा। मीडिया मतलब आपने मीडियम सुना है, एक मीडियम दूसरा मीडियम, मीडियम का प्लूरल शब्द है मीडिया, मतलब दो मीडियम होंगे तो उसको हम लोग मीडिया कह देंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो मतलब वही फ्रैक्शन वाला रेशियो, ए बाई बी, मैथ में जो पढ़ते थे। साइन, साइन क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 8 है शायद आपका। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। तो इनके साइड्स के रेशियो को हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और वो आप मैथ में देखोगे। हमको इसमें क्या काम है, ये जो साइन है ना, ये इसी का एक रेशियो है। साइन क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो साइन रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम लोग साइन के नाम से जानते हैं। सिन नहीं है ये, सिन मत पढ़िएगा, सिन मतलब पाप होता है, ये साइन है, ठीक। इसके बारे में डिटेल से आप देखेंगे अपने मैथ वाले सब्जेक्ट में, चैप्टर नंबर 8, ठीक। ये साइन है, और इस साइन की वैल्यू को, अच्छा ये आएगा तो एंगल होता है, ये हम कहाँ से देखेंगे, ये वाला एंगल से देखेंगे। एंगल को हम लोग थीटा से मेजर करते हैं, और इस एंगल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, जैसे 0 डिग्री हो सकती है, जैसे 30 डिग्री हो सकती है, जैसे एक सेकेंड, क्या क्या हो सकता है, ये 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री हो सकता है। उससे आगे की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आते हैं, अगर हमको यहाँ पे कितना काम है, हमको यहाँ पे बस इन वैल्यूज की काम है। ये लॉ क्या कह रहा था, लॉ क्या कह रहा था, किसी फिक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब अगर दो मीडियम है, ऊपर एयर और नीचे वाटर, तो हमेशा एयर और वाटर ही लेंगे आप, कभी एयर और ग्लास मत ले लीजिएगा, एयर ऑफ वुड मत ले लीजिएगा। जैसे ही आपका मीडियम बदला, आपका ये लॉ भी नहीं लगेगा। आपका ये लॉ तभी तक लगेगा जब तक मीडियम सेम है, जब तक ये पेयर फिक्स रह रहा है। तो किसी फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन मतलब आप समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहां से कोई रे आ रही होगी और ये हमारा नॉर्मल, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में तो हमारे पास दो चीजें थी, एक नॉर्मल था और एक इंसिडेंट रे थी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर हम लोग लिखते हैं एंगल आई। ऐसे ही यहां से जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो थोड़ा सा बेंडिंग दिखाएगा। बेंडिंग किधर हो सकता है, इधर बेंड कर जाए, हो सकता है इधर बेंड कर जाए। रेयर से डेंसर आ रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ गया, नॉर्मल की तरफ गया टुवर्ड्स नॉर्मल। इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कह ये रहा है कि किसी फिक्स मीडियम के लिए, किसी फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन जो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू होगी और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब रेशियो मतलब ए बाई बी के फॉर्म में कुछ होगा, ऐसे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, एंगल आर, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब नहीं समझ में आया, देखते हैं। का ये रहा था कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है मैथमेटिकली। साइन क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, आई क्या है, एंगल है, आर क्या है, ये भी एंगल है, ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन। बस हमको करना क्या है, साइन आई, मान लीजिए साइन 30 डिग्री है, अगर कहीं साइन 30, अभी देखिए क्या लिखना है हमको, ये वैल्यूज होंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, कोई वैल्यू होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसी मान लीजिए ये कुछ आ गया साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री। हम क्या करेंगे, हमको इसके लिए वैल्यू पता होनी चाहिए साइन 30 डिग्री की और साइन 45 डिग्री की। ये वैल्यू आप यहां से देख के लिख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप इस टेबल को देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब आता है।
हमको काम किसका है, हमको काम बस साइन का है। साइन में भी 0 डिग्री पे 0, साइन 30 कहीं लिखा होगा 1/2, साइन 45 लिखा होगा 1/√2 लिख देंगे, साइन 60 लिखा होगा √3/2 लिख देंगे, साइन 90 लिखा होगा +1 लिखेंगे, -1 नहीं है +1 होगा। ठीक, आगे हमको किसी का कोई काम नहीं है, आगे हमको किसी का कोई काम नहीं है, नीचे का कहीं कोई काम नहीं है, हमको काम बस कितने का है, हमको काम है बस इतने का। ठीक, साइन 0 डिग्री लिखा होगा, हम देख के यहां से 0 लिख देंगे, साइन 30 डिग्री लिखा होगा हम 1/2 लिख देंगे, साइन 45 लिखा होगा हम 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, या साफ साफ लिखते हैं। क्या देखें हम, अगर साइन 0 डिग्री होगा तो 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू प्लस का 1। ठीक, बस ये कुल मिला के 5 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी काम हो जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ पढ़ना था ना हमको, स्नेल्स लॉ क्या क्या देखे हैं अब तक हम लोग, तो अब तक हम लोग चैप्टर में इस वाले लेक्चर में हमको यही देखना था ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखना था, स्नेल्स लॉ देखना था, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। रिफ्रैक्शन में आता है तो बेंडिंग हो जाती है, और उसमें 2 लॉ थे। पहला लॉ सेम प्लेन में होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर हमेशा कांस्टेंट होगा किसी फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अब आते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज, देखना जरा इधर क्या है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का मतलब होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहा, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ ही स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। विश्वास नहीं हो रहा, नहीं मानोगे मेरी बात? अच्छा, इनकी बात तो मानोगे आप, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो स्नेल लॉ बताया, इन्हीं का नाम पे दिया गया है स्नेल्स लॉ। जरा नाम देखिएगा, नाम देखिएगा, इन्हीं के नाम से है स्नेल्स लॉ, और ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा तो मान लो। ठीक, तो स्नेल्स लॉ क्या है, किसी फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, मतलब फ्रैक्शन में हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये इतनी बात स्नेल्स लॉ ने कहा, स्नेल्स साहब ने कहा, लेकिन हम लोग ने आगे इसको जब डिराइव किया, आगे फिजिसिस्ट ने जब इसको डिराइव किया, तो ये एक वैल्यू आई म्यू के बराबर। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शब्द सुन लीजिए, आपने अभी यहां पे देखा था ये शब्द, आपने ये सब यहां देखा था। हमको क्या देखना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखने थे, स्नेल्स लॉ देखना था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना था। तो इसी के बराबर आता है वो कांस्टेंट। फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट होती है तो उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा था, वैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, ये क्या आता है, ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको याद रखिएगा, हम लोग आगे इस पे डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़े, अगर कुछ क्वेश्चंस आगे। स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाता है, स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत, साइन आर बाई साइन आई है। हम क्या थे, साइन आई बाई साइन आर था, यहां उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आई बाई आर, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का एंगल का रेशियो बराबर नहीं होता, साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है। यह देखिएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल आर। हाँ, ये सही लग रहा है, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर बेंट ड्यू टू, मतलब यही बात कह रहे हैं ये कि ये जो पेंसिल है आधा ये पानी में डूबा हुआ है, तो ये थोड़ा सा तिरछा क्यों लग रहा है? ये तिरछा लग रहा है ड्यू टू इधर, ड्यू टू ऑप्शन देखते हैं, ड्यू टू, ये है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होता था, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डिस्पर्शन अभी तक नहीं पढ़ा। डिस्पर्शन में क्या होता है, डिस्पर्शन में एक लाइट आती है और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में बढ़ जाती है। हम लोग इसको आगे देखेंगे ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। क्या होता है, विबग्योर जैसा आपको सुने हो, विबग्योर जैसा सुना है ना,
वो उसको हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वेव नेचर को दिखाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमको अपने सिलेबस में रे नेचर पढ़ना है लाइट का। क्या सही क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब द कांस्टेंट इन स्नेल्स लॉ इज कॉल्ड, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी शायद नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्शन देखिएगा, रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना कि रिफ्लेक्शन इंडेक्स। डेंसिटी तो होगा नहीं, और पावर इंडेक्स जैसी कोई चीज हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर में, ग्लास में, एयर में या वैक्यूम में। लाइट है, लाइट किस में सबसे तेज जाएगी, पानी में, ग्लास में, एयर में या वैक्यूम में। तो एक बात बताइएगा, यहां से आपको जाना है, आपको इधर जाना है, ठीक। रास्ते में जितना भीड़ भाड़ होगा उसमें से जाना आसान होगा, या उसमें आप तेज जाओगे, फास्ट जाओगे, या रास्ता जितना खाली होगा उसमें आप फास्ट जाओगे। जाहिर सी बात है, खाली होगा उसमें जाएंगे। तो जिसमें ज्यादा जगह होगा, जिसमें ज्यादा खाली जगह मिलेगा लाइट, उसमें ज्यादा फास्ट जाएगा, उसमें ज्यादा तेज जाएगा। इसमें सबसे खाली कौन है, वैक्यूम। सबसे खाली कौन है, वैक्यूम। एयर हो सकता है लगभग बराबर होगा, लेकिन वैक्यूम से तो कम होगा, वैक्यूम से ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, और वैक्यूम से ज्यादा भीड़ भाड़ मतलब धीरे धीरे जाएगा। ग्लास, अब इससे भी ज्यादा हो गया। वाटर ऐसे ही ज्यादा है वैक्यूम से, तो ऑप्शन नंबर डी। आइएगा जरा, बात करते हैं अगर, एक सेकंड बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे पास लाइट है, लाइट ग्लास से एयर में गई है, लाइट है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास ग्लास है, नीचे हमारे पास एयर है। मतलब ऊपर वाला मीडियम कैसा, ऊपर वाला मीडियम डेंसर, नीचे वाला मीडियम रेयर, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है। डेंसर टू मीडियम जाता है जब कोई, किधर बेंडिंग होती है ये पूछा जा रहा है। ये इंसिडेंट है, यहां नॉर्मल, ऐसा जाना चाहिए था, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बात आप जानते हो कि डेंसर टू रेयर जब भी जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। कहां जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये कुछ ऐसा चला जाएगा, इधर आता तो टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर चला गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मतलब एयर में से ग्लास में आई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन ग्लास इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। दिया क्या क्या है हमको, हमको क्वेश्चन में गिवन है एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई कितना दिया है, एंगल आई हमको दिया है ये 30 डिग्री, और एंगल आर कितना दिया है, एंगल आर दिया है हमको 60 डिग्री। हम ये जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट आता है किसके बराबर है, तो कांस्टेंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, म्यू से दिखाते हैं हम लोग। ठीक, अगर हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हमको आई चाहिए और आर चाहिए। मतलब साइन आई की वैल्यू कितना है 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। हाँ ठीक है, होगी। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू अभी हमने देखा था, साइन 30 यहाँ पे कितना होता है, साइन 30 ये जरा देखिएगा, साइन 30 1/2, और क्या था हमारे पास, साइन 60 था, साइन 60 √3/2, याद रहेगी बात। इधर ये था साइन 30 कितना था 1/2, और साइन 60 कितना था अपॉन में √3/2। ठीक है, ये अपॉन पे अपॉन आ गया। आगे अगर हम बढ़े तो क्या है 1/2 है, डिवाइड में √3/2 है। इसी को आगे हम लिखना चाहें अगर, तो हमारा कुछ 1/2 है, इसको हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3, 2 से 2 गया, क्या है 1/√3। दैट्स माई आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। क्या कहा क्या था क्वेश्चन में, कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो म्यू कितना आया, म्यू आया हमारा 1/√3। आप चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, आगे √3 की वैल्यू रख के आगे चलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में,
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई साइन आर का रेशियो, जो कि कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन ये रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट है, मेजर है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी स्लो हो जाती है। मतलब इसमें जा रही थी लाइट आ रही थी, इधर गई थोड़ी सी स्लो हो गई, या फिर कितना वो बेंड कर जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पे अगर जा रही है, ये क्या है हमारा एयर है, एयर ले लीजिए या फिर वैक्यूम ले लीजिए। इसमें वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, दिखाते हैं इससे। अगर ये पानी में जाएगी तो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, कुछ भी हो गई अगर तो इससे तो कम ही होगी, तो इसको हम लोग वेलोसिटी इन वाटर कह देंगे। ये कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि जितना स्लो हो गई, मान लिया अगर 3 × 10⁸ है, 2.5 × 10⁸ हो गई, तो जितना स्लो हो गई वो मेजरमेंट बताता है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट करते हैं इसको म्यू से, या फिर कई बार आपको एन लिखा हुआ मिलेगा, एन या म्यू इसका सिंबल होता है, इससे डिनोट करते हैं। ये कितनी स्लो हो गई इसका मेजरमेंट है, या फिर इसका रेशियो है। इधर वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी से v से लिख सकते हैं, स्पीड और वेक्टर स्केलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वैक्यूम में और यहाँ पे वाटर में, यही ना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको c लिख सकते हैं और यहाँ पे v लिख सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे एक तो वैक्यूम था और एक दूसरा, मान लीजिए एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, एक बात जरा बताइएगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये बात याद रखिएगा। ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो जरा देखिएगा, ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और इसका होगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो यूनिट इसकी होती नहीं। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम लोग इन टर्म्स ऑफ, तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किससे दिखाते थे? म्यू से। तो म्यू को कई बार ऐसे लिखा होगा, म्यू ऑफ 1 2, मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट। क्या कहा? इसका मतलब ये है म्यू ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू म्यू ऑफ फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट। बाद वाला पहले लिखिएगा और पहले वाला बाद में। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ है, इधर हमारा एयर और इधर हमारा वाटर, यहां से जाना ऐसा चाहिए था, एयर से वाटर में आ रहा है तो ये थोड़ी सी बेंडिंग दिखाएगा। बेंडिंग में ये रहा हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आएगा। तो ये हो सकता है यहां से इतने पे आ जाए, ये हो सकता है इतने पे आ जाए, ये हो सकता है इतने पे आ जाए। पहली वाली लाइन में एक कम बेंडिंग दिखाया, दूसरी वाली लाइन में ज्यादा, और तीसरी वाली लाइन में सबसे ज्यादा। मतलब ये कितना बेंड करेगा इसका अमाउंट डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाना है तो ये इसको अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ एयर एंड वाटर, ऐसे लिखेंगे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेफरेंस टू एयर, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर विथ रेफरेंस टू एयर, मतलब रेफरेंस करने मतलब कंपैरिजन में, कि एयर के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। इसको हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिखा रहे हैं म्यू के टर्म्स में, इसको हो सकता है हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में दिखा दें। वही बात रहेगी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, डेंसिटी बढ़ गई, एयर से वाटर में गया, डेंसिटी ज्यादा हो गई, उसका पार्टिकल्स पास पास आ गए, डेंसिटी ज्यादा हुई, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इधर ऐसे दिखा सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। तो डेंसिटी के रेफरेंस में भी ये बात हो सकती है। इसको ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? म्यू 2 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात अगर यहां आप देखना चाहें, ये कई बार आपको 2 नंबर लिखे होंगे और कई बार एक ही नंबर लिखा होगा ऐसे। ठीक, मतलब अगर 2 हो, एयर है और वाटर है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, दोनों लिखना पड़ेगा। एक ग्लास है और एक वुड है, दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक हमारा वैक्यूम है
और दूसरा हमारा एयर है, या एक हमारा वैक्यूम है और दूसरा हमारा वाटर है, तो आप वैक्यूम को नज़रअंदाज कर सकते हो, ये लिखना जरूरी नहीं है। आप केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख के काम चला सकते हो, ये दोनों एक ही बात है। वैक्यूम को हम लोग आइडियल ले लेते हैं, उसके बारे में ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। डेंसिटी के टर्म्स में कितना डेंसिटी का डिफरेंस आया, उसकी रेशियो को भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह से जानते हैं। अगर बात करें वेलोसिटी के टर्म्स में, तो वेलोसिटी आप देख ही लिख चुके हो, क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू सेकंड। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू सेकंड। नहीं नहीं, क्यों नहीं? तो जरा एक बात बताइएगा, ये हमारा कोई मीडियम है, इधर से कोई आ रहा है और इधर ये हमारा हुआ इधर कहीं जा रहा है, इसकी डेंसिटी d1, इसकी डेंसिटी d2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। एक बात बताइए, अगर डेंसिटी बढ़ गई, हम मान के चलते हैं कि d2 इज ग्रेटर देन d1, मतलब ऊपर से नीचे आया तो ज्यादा डेंस मटेरियल है, एयर से वाटर में आ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। अगर डेंसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कैसे? आपके पास एयर है, एयर में आपको चलना है, पार्टिकल्स दूर दूर है तो आप आसानी से चल सकते हो। वाटर में चलना है आपको ज्यादा मुश्किल होगा, लिक्विड में चलना एयर के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल होगा, सॉलिड में चलना लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल होगा। मतलब डेंसिटी जितनी बढ़ती जा रही है, पार्टिकल्स जितने पास पास आते जा रहे हैं, वेलोसिटी उतनी ही कम होती जा रही है, वेलोसिटी उतनी ही कम होती जा रही है। जैसे अगर बात करें एयर में, एयर है, वाटर है और हमारे पास ग्लास है, सॉलिड लिक्विड गैस है तीनों। अगर हम बात करें यहाँ पे डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हुई और ग्लास की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर एयर की डेंसिटी कम है, चलना क्या होगा इसमें, आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा, मतलब इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। वाटर में आया, डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, पार्टिकल्स पास पास आए, इसमें चलना मुश्किल होगा, मतलब वेलोसिटी होगी लेकिन एयर से कम होगी। ग्लास में बहुत कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स बहुत पास पास। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा डेंसिटी और वेलोसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यहाँ d1 है तो यहाँ v1 होगा, मतलब d1 ऊपर है तो v1 नीचे होगा, और d2 नीचे है तो v2 ऊपर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो वेवलेंथ के टर्म्स में आप सेम वही लॉजिक लगाइएगा जो कि वेलोसिटी के टर्म्स में लगाते हैं। क्या था हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू सेकंड, जिसके रेफरेंस में देखते हैं वो बाद में लिखते हैं। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू सेकंड। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू डेंसिटी ऑफ सेकंड। इसको क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। डेंसिटी और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक यही लॉजिक वेवलेंथ में भी लगेगा, वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ आप ये कुछ देखा था ऐसा वेव जैसा, ठीक, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ मतलब यार है यहां से यहां तक की लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। दिखाते किससे हैं, तो दिखाते हैं हम लोग इसको लैम्डा से, दिखाते हैं हम लोग इसको लैम्डा से। ठीक, आते हैं। अच्छा जरा एक बात बताइएगा, विबग्योर जैसा आप देखते हो, विबग्योर देखा है, विबग्योर इसको किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसको अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा और इसकी वेवलेंथ कम। इसकी लगभग 400 एंगस्ट्रॉन होती है, 400 एंगस्ट्रॉन, और इसकी 800 एंगस्ट्रॉन। ठीक, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, मतलब रेड ज्यादा बेंड करेगा कि कम, इसकी बेंडिंग कम होगी, रेड की बेंडिंग कम होगी, और वॉयलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी, इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। मतलब वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है बेंडिंग वैसे वैसे कम होती है। वही चीज है यहाँ पे एक साथ आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट, उसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट,
इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट, ठीक, या फिर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट, सब एक ही बात है, लिखने का अलग अलग तरीका है। उसी को n से लिखा जा सकता है, ठीक, c बाई v के टर्म्स में हो सकता है, डेंसिटी के टर्म्स में हो सकता है, वही बात रिफ्रैक्टिव हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, वेवलेंथ है, और ये सब म्यू आया कहां से था, साइन से आया था, स्नेल्स लॉ से आया था, तो साइन आई बाई साइन आर भी म्यू के बराबर होता है। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारे काम नहीं आएंगे, याद रखिएगा अगर रह जाए तो, नहीं तो रिपीट करते करते हो जाएगा याद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आगे चल के दो टाइप्स का, कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा, एब्सोल्यूट, और एक को कहते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब दोनों में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देख रहे थे, कंपैरिजन में देख रहे थे, कंपैरिजन में कितना कम हो गया या कितना बढ़ गया, रेशियो देख रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है, मेजरमेंट है, कितना डेंसिटी बढ़ गई या कितना वेलोसिटी कम हो गई, तो माप के बता रहे, थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा कम होगा, किसमें कितना होगा, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसको हम लोग दो टर्म्स में देख सकते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों में कंपैरिजन होगा। इधर मान लीजिए वेलोसिटी आई, वेलोसिटी फर्स्ट में और वेलोसिटी सेकंड में, ठीक, अगर ये दो मीडियम है तब आप इसको कहोगे रिलेटिव, क्या कहोगे, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन में, विथ कंपेयर टू, ठीक। लेकिन अगर इसमें से एक मीडियम, पहला वाला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाए, क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, तो यही हो जाता है रिलेटिव के बजाय एब्सोल्यूट। क्या कहा, कहा बस इतना, एक सेकंड, कहा बस इतना कि कहाँ है हम लोग यहाँ है, कहा बस इतना कि अगर ये कोई हमारा मीडियम है, इधर से आ रहा है, इधर चला गया, ठीक, ये कोई मीडियम 1 होगा और ये कोई मीडियम 2 होगा, दोनों की अपनी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड। अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा, रिलेटिव। लेकिन अगर ये पहला वाला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाए, पहला वाला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम या फिर हम एयर और वैक्यूम को दोनों को बराबर ही मान के चलते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। अगर ये वैक्यूम हो जाए तो हम लोग इसको रिलेटिव ना करके तब हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, तब हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बात दोनों एक ही है, बस अगर एक मीडियम हमारा वैक्यूम हो गया तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट कह देंगे, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c बाई वी हो जाएगा, यहाँ पे v1 बाई v2 था, अगर यही v वैक्यूम हो गया तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c होती है और किसी और मीडियम में v होगी, तो c बाई वी कंपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम के टर्म्स में। आगे अगर बढ़े, कुछ क्वेश्चंस आ गए, बस पॉज कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है a ray of light travels from air to glass, angle of incidence is 30 degree, the refractive index of air is 1 and that of glass is 1.5, calculate the angle of refraction in glass। हमको दिया है क्वेश्चन में कि दो मीडियम है, पहले वाला मीडियम एयर है और दूसरा वाला मीडियम ग्लास है, ये एयर और ये ग्लास। क्या कहा है आगे, कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई की वैल्यू दिया है, एंगल आई की वैल्यू दिया है ये 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद हमको क्वेश्चन में कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब म्यू ऑफ, हमको एयर दे दिया, म्यू ऑफ एयर कितना दिया है, म्यू ऑफ एयर दिया है 1, ठीक। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको, नहीं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने को कहा है ना, हाँ ग्लास का दिया है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दिया है 1.5, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ आर, ठीक है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, एक सेकेंड, हमने क्या पढ़ा है, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन आर, वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट होती है, और ये कांस्टेंट होता किसके बराबर है, ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स के बराबर। अच्छा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लास विथ रेफरेंस टू एयर। ग्लास को बाद में क्यों लिखे? क्योंकि जिसके रेफरेंस में देखना है उसको बाद में, और जिससे देखना है उसको पहले। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, आगे आते हैं। साइन आई, आई की वैल्यू दिया है हमको, हाँ आई दिया है, मतलब साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। साइन आर, आर पता है हमको? नहीं, आर निकालना है, आर हमको निकालना है, साइन एंगल आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है हमको? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है कितना? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है हमको? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है 1। ठीक, आगे आते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो 1/2 होती थी। इधर इधर अभी के लिए आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू साइन की, इधर साइन, यहाँ रहा साइन और ये रहा 30 डिग्री, ये जहां मैच करे, यहां मैच की मतलब कितना? 1/2 पे आते हैं। ये हमारा ये रहा क्वेश्चन, ठीक। मतलब यहाँ क्या होता है? 1/2, नीचे क्या है? साइन ऑफ एंगल आर इक्वल में 1.5 है और यहाँ पे 1 है। इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं अगर यहीं से मिटा के करना चाहे तो। एक सेकेंड, अगर हम लोग मिटा के यहीं से करना चाहें, अच्छा यहाँ पे 1/2 लिखा जा सकता है ऐसे, हाँ लिखा जा सकता है। आगे आइएगा जरा, क्या है हमारे पास? ये 1.5 है, 1.5 को 3/2 लिखा जा सकता है, 1.5 को 3/2, या फिर ये यहाँ कैसे है? डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1/sin r है, 1/sin ऑफ एंगल r इक्वल में क्या है? 1.5 है। ये इधर मल्टीप्लाई में था, मतलब 1/2 के फॉर्म में था, 1/2 मतलब डिवाइड के फॉर्म में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनटू में 2। ठीक, और क्या हमारे पास? नीचे 1 है, 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, मतलब 1/sin r की वैल्यू, sin r की वैल्यू कितनी आई? 3, कितनी आई? 3। यहां से जरा इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? sin r की वैल्यू, साइन एंगल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3, ठीक है। यहां से एंगल r की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। यहां पे आप छोड़ सकते हो, ठीक, यहां पे आप छोड़ सकते हो, या फिर आप यहां पे भी छोड़ सकते थे, ये आपका आंसर है। क्यों हम यहां पे छोड़ दिए? हम एंगल था, एंगल निकालना था ना, तो कुछ वैल्यू आती है डिग्री में, रेडियन में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन आप एक बात बताओ, साइन 1/3 कहीं देखा है? इधर साइन 1/3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारे पास ये होता, अगर साइन एंगल कुछ भी है 1/√2 होता, तो हम एंगल की वैल्यू कितनी लिख देते? 45। अगर यहाँ पे √3/2 होता तो हम 60 लिख देते, लेकिन ये वैल्यू कुछ ऐसी आई जो हम देखे ही नहीं है कभी, इधर हम कुछ देखे ही नहीं है। इधर जरा बताइएगा, कहीं है 3/2? क्या आया था? 1/3, सॉरी, कहीं है 1/3 इतने में? नहीं, इतने में तो कहीं 1/3 नहीं है। अगर इतने में ना आए तो आप डायरेक्ट वहीं पे वैल्यू उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कैसे? कुछ ऐसे। कैसे छोड़ दोगे आप? या तो साइन एंगल आर के टर्म्स में 1/3 छोड़ दिए, या फिर साइन इनवर्स के टर्म में आप छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन और हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात आप बताओगे होमवर्क में, ठीक, कमेंट कीजिएगा होमवर्क में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा? तो आज हम लोग ने देखा, सबसे पहले तो हम लोग ने रिफ्रैक्शन रिवाइज किया, रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग ने इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे। कितने लॉज थे? 2 लॉज थे। क्या क्या कह रहा था? तो कह रहा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। और कुछ कह रहा था, हाँ, इसका दूसरा लॉ था साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशियो, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही कांस्टेंट आगे चल के आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की तो ये रेशियो है। क्या है ये? तो ये हमारा रेशियो है। जो 1 सेकेंड रुकिएगा।
लेक्चर के बीच में भी रॉन्ग नंबर। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है। रेशियो किस चीज का? तो रेशियो हो सकता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2, या फिर हो सकता है डेंसिटी का। लेकिन वेलोसिटी ऑफ डेंसिटी में याद रखिएगा ये दोनों उल्टे होते हैं। डेंसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही हमारे पास एक वेवलेंथ भी था, वेवलेंथ वेलोसिटी के साथ चलता है। और क्या था हमारे पास? यही अगर पाला मीडियम वैक्यूम हो जाए तो सी बाई वी के टर्म्स में। और कुछ था? और म्यू 1 बाई म्यू 2 के टर्म्स में, या फिर म्यू की जगह हम लोग n1 बाई n2 लिख सकते हैं। तो यही हम लोग ओवरऑल देखें। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। या फिर आप दोनों में डिफरेंस बस बता दीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप डिफरेंस बता दीजिएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे जल्दी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स इट।